पंडित जी आज कितने जजमान आने वाले हैं? अरे रामू, तुझसे क्या ही छिपाना। आज तो 4 जजमान पहले ही कह चुके हैं कि पिंडदान और श्राद्ध करना है, बाकी भगवान मालिक है। बनारस के गंगा घाट पर एक हरिओम चौबे नाम के पंडित जी पूजा पाठ किया करते थे। घाट पर सब उन्हें चौबे जी कहकर बुलाते थे। पंडित हरिओम चौबे यजमानों का माल खा खा कर बहुत मोटे हो गए थे, इसलिए कुछ लोग उन्हें मोटे लाल भी कहते थे। पंडित जी का रोज का नियम था सुबह उठकर स्नान करके ध्यान करके गंगा किनारे अपने ठिकाने पर बैठ जाना, और आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। जिसके कुछ देर बाद ही एक यजमान घाट पर आया। पंडित जी, जय गंगा माता, जय गंगा माता। मैं यहाँ अपने पिताजी का श्राद्ध करने आया हूँ। आपकी बहुत महिमा सुनी है। बहुत अच्छा किया आप यहाँ आए। बताइए क्या क्या विधि करानी है? पंडित जी, मुझे विधि पूर्वक पिंडदान और श्राद्ध करना है। आप सब बता दीजिए मुझे क्या क्या करना होगा और आपको किन किन सामग्री की जरूरत होगी। बिल्कुल जजमान, वो सब मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले आपको स्नान करना होगा और फिर पूजा सामग्री लेकर आइए, मैं सब विधि विधान से कराऊंगा। ये कहकर पंडित जी सामग्री की एक लंबी चौड़ी लिस्ट यजमान को पकड़ा देते हैं, जिसे लेकर यजमान स्नान करने गंगा घाट पर चला जाता है। और इधर रामू जो ये सब देख रहा था, वो पंडित जी से बोला, पंडित जी, ये जजमान तो बहुत श्रद्धालु लग रहे हैं। हाँ रामू, ऐसे ही भक्तों से हमारी जीविका चलती है। जितनी विधि बताओ उतनी दक्षिणा मिलती है। कुछ देर बाद पूजा की सामग्री लेकर यजमान वापस आ गया। पंडित जी, ये लीजिए सामग्री। अरे यजमान जी, आप तो ब्राह्मण के लिए धोती नहीं लाए। वैसे कोई बात नहीं, मैं लाया था। आप मुझे इस धोती के पैसे दे देना। पर पंडित जी, आपने जो कुछ भी सामान लिखा था वो सब मैं लाया हूँ। आपने इस पर्ची में धोती के बारे में लिखा ही नहीं था। अरे आप तो हमको कंप्यूटर ही समझ लिए हो कि छोटा सा दिमाग में क्या क्या याद रखेंगे, भूल गए होंगे। खैर, हमारी दक्षिणा में 250 रुपए की धोती के पैसे बढ़ा कर देना। ठीक है पंडित जी, मैं धोती के पैसे आपको दे दूंगा। बहुत अच्छा, अब आप यहाँ बैठ जाइए और मेरे कहे अनुसार मंत्रों का जाप कीजिए। पंडित जी मंत्र उच्चारण करते हैं और पीछे पीछे यजमान भी उनके मंत्रों को दोहराते हैं। इस तरह से कुछ ही देर में पंडित जी विधि विधान से पिंडदान और श्राद्ध कर देते हैं। यजमान, आपने बहुत अच्छा किया। अब आपकी पूजा संपन्न हुई। अब कुछ दक्षिणा दीजिए ताकि सब विधि पूर्ण हो सके। पंडित जी, ये लीजिए दक्षिणा। आपने बहुत अच्छे से पूजा करवाई। धन्यवाद यजमान, आप सदा सुखी रहें। पंडित जी के ये कहते ही यजमान खुशी खुशी घाट से चला गया। पर यजमान के जाते ही पंडित जी ने खुद से कहा, आज की शुरुआत कितने अच्छे से हुई है। बस ऐसे ही यजमानों को मेरे पास भगवान भेजता रहे और मैं अधिक सामान मंगवाकर अपने साल भर का खर्च तो आराम से निकाल सकता हूँ। और फिर वो दिन दूर नहीं जब मैं यहाँ का सबसे अमीर पंडित बन जाऊंगा। पंडित जी को पिंडदान श्राद्ध आदि करने में महारत हासिल थी। ऐसे में ज्यादातर यजमान उनके पास ही आ जाते थे। पर एक बार जो यजमान उनके चुंगल में आ जाए तो वो पूरे साल भर का खर्चा बातें बनाकर उनसे निकलवा ही लेते थे। पर चौबे जी की कहानी बस इतनी ही नहीं थी, बल्कि वो तो खाने के भी बहुत शौकीन थे। दोपहर को घर आते समय किसी न किसी हलवाई की दुकान पर बैठ जाते। एक दिन चौबे जी रात की आरती के बाद अपने घर आ रहे थे। रास्ते में एक हलवाई की दुकान पड़ी। हलवाई उस वक्त गर्मा गर्म जलेबी तल रहा था, जिसे देखकर चौबे जी ने खुद से कहा, हाय क्या खुशबू आ रही है दूध जलेबी की। गर्मा गर्म जलेबी को देखकर लग रहा है कि मैं कम से कम आधा किलो तो खा ही लूंगा, पर फिर पंडित ताहिन के लिए भी आधा किलो चाहिए होगा। ये कहकर चौबे जी ने अपनी पैसों की पोटली को खोल कर देखा और फिर कुछ सोचते हुए खुद से कहा, कमाई तो अच्छी हुई है,
पर 1 किलो जलेबी पर पैसा बर्बाद करना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे कोई और तरकीब निकालनी होगी। अभी चौबे जी ने दुकान के सामने खड़े होकर खुद से ये कहा ही था कि तभी चौबे जी को देखकर हलवाई ने कहा, अरे आइए महाराज जी, क्या हाल है? सब कुशल मंगल? हाँ हाँ, सब कुशल मंगल है। महादेव के भक्त पर भला कभी कोई मुसीबत आ सकती है क्या? हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं। मैं तो हमेशा ही सही कहता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि गंगा मैया तुझसे बहुत नाराज है? क्यों, क्या हुआ चौबे जी? गंगा मैया के किनारे बैठकर मैं गंगा मैया को कैसे नाराज कर सकता हूँ? तूने पिछली बार दूध जलेबी का भोग गंगा मैया को कब लगाया था? महाराज, ये तो याद नहीं, लेकिन कच्चा दूध तो मैं रोज गंगा जी की आरती के समय चढ़ाता हूँ। तो क्या गंगा मैया हमेशा फीका दूध ही पीती रहेंगी? उनका मन मिष्ठान खाने का नहीं करता? एक काम कर, आधा किलो दूध में जलेबी डालकर बांध कर दे दे, मैं सुबह चढ़ा दूंगा। लेकिन महाराज, अभी तो ताजी बनी है। अब बैठिए, अभी चढ़ा कर आता हूँ। मूर्ख, आरती के बाद माँ के विश्राम का समय है, मुझे दे दे, मैं कल सुबह चढ़ा दूंगा। चौबे जी की बात सुनकर हलवाई डर के मारे दूध जलेबी बांध कर दे देता है और चौबे जी भी जल्दी से दूध जलेबी लेकर अपनी पोटली के अंदर डालते हुए कहते हैं, एक ब्राह्मण से मुफ्त में काम करवाएगा, तू नरक में जाएगा। ला मेरी दक्षिणा निकाल। हाँ हाँ महाराज, मैं तो भूल ही गया था। हलवाई ये कहकर चौबे जी के हाथ में 10 रुपए थमा देता है। 10 रुपया? चल, इतने में आज बनारस में एक पान भी नहीं आता। अब तू खुद सोच, मैं तेरी दूध जलेबी घर लेकर जाऊं और फिर रात भर बिल्ली से इसे बचाने के चक्कर में जागता रहूं। उसके बाद सुबह सवेरे दूध जलेबी को लेकर गंगा जी का भोग लगाऊं, उसके बाद तेरे नाम की पूजा करूं। अरे महाराज, आप ही बता दीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? हाँ, एक काम कर, जल्दी से आधा किलो दूध में जलेबी और उसके साथ 100 रुपए दक्षिणा दे, फिर तेरा काम अच्छे से हो जाएगा। हलवाई ऐसा ही करता है और उन्हें दूध जलेबी और 100 रुपए की दक्षिणा दे देता है और चौबे जी भी इसके बाद मजे से घर आ जाते हैं। घर आकर चौबे जी दूध जलेबी और 100 रुपए अपनी पत्नी को देते हुए कहते हैं, भाग्यवान, आज हम दोनों छक्कर दूध जलेबी खाएंगे। अरे वाह, लेकिन ये दूध जलेबी आई कहाँ से? क्या किसी यजमान ने आपको दी है ये? हाँ, कुछ यही समझ लो। वो क्या है ना कि चौक पर जो हलवाई है उसी ने गंगा मैया को भेंट चढ़ाने के लिए दिया है। आधा किलो दूध जलेबी और आधा किलो हमारे लिए है। अच्छा, तो फिर लगा दो दूध जलेबी। हाँ हाँ भाग्यवान, इसमें पूछना क्या है, जल्दी से लगा दो। चौबे जी के कहते ही उनकी पत्नी जल्दी से आधा किलो दूध जलेबी परोस कर लाती है और फिर चौबे जी छक्कर पूरी दूध जलेबी चट्ट कर जाते हैं और खाली बर्तन पंडिताइन को पकड़ाते हुए कहते हैं, ले पंडिताइन, तू भी यह खा ले और आज खाना मत बनाना। पर वो दूध जलेबी तो आप गंगा मैया में चढ़ाने के लिए लाए हैं ना? अरे पंडिताइन, तू भी ना, गंगा मैया में इतना चढ़ावा चढ़ता है, उन्हें इस दूध जलेबी की कहाँ जरूरत है। तू खा ले आराम से। नहीं नहीं, मैं नहीं खा रही, आप झूठ बोलकर लाए हैं। मैं तो खाना बनाने जा रही हूँ, आप ही खाओ ये दूध जलेबी। ठीक है, फिर बाकी बची दूध जलेबी मैं ही खा लेता हूँ। इसी तरह चौबे जी गंगा मैया में चढ़ावे के लिए लाई दूध जलेबी भी खुद ही चट कर गए। इस तरह हर दिन चौबे जी कभी पान वाले, कभी चाय वाले की, तो कभी हलवाई की दुकान पर जाते और अपने मतलब के खाने की चीज लेकर चलते बनते। एक दिन सभी दुकान वाले सुबह को गंगा किनारे पहुँचे, जहाँ बातों ही बातों में चौबे जी का जिक्र भी छिड़ गया। उनकी इस आदत से सभी परेशान थे। ऐसे में हलवाई ने परेशान होते हुए कहा, भाई, हद हो गई चौबे जी की। हर दूसरे दिन गंगा मैया के नाम पर 1 किलो दूध जलेबी दुकान से लेकर जाते हैं। मैया का नाम लेते हैं तो मना करते भी नहीं बनता। हाँ भाई, हमारा तो रोज का ही हो गया है।
हमेशा कुछ ना कुछ लेकर ही चलता है। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। अरे भैया जी, कुछ कर भी तो नहीं सकते ना, पंडित जी हैं। कहीं कोई श्राप दे दिए तो दुकान ही बर्बाद हो जाएगी। अब तो गंगा मैया ही पार लगा सकती हैं। गंगा मैया नहीं, अब पार तो हम ही लगाएंगे। ये कहकर पहला हलवाई दोनों हलवाइयों के कान में कुछ कहता है और फिर तीनों अपनी दुकान पर चौबे जी के आने का इंतजार करते हैं। इधर चौबे जी आदत से मजबूर, आज उनका मूंग दाल खाने का बड़ा मन था। चौबे जी कई दुकान पर गए, लेकिन किसी ने हलवा नहीं बनाया था। चौबे जी बहुत परेशान हो गए। तभी उन तीनों हलवाई में से किसी एक हलवाई ने कहा, चौबे जी, सुबह हलवा बना सकता हूँ अगर आप सुबह नहाकर गंगा किनारे मेरे नाम की पूजा करें, लेकिन यह पूजा 5 बजे होनी चाहिए। चौबे जी खाने के लालच में मान गए, लेकिन सुबह सुबह जल्दी उठने के कारण वो कुछ हिचकिचा रहे थे। पर फिर मूंग दाल के हलवे के लालच में उन्होंने उस हलवाई की बात मान ली। और फिर क्या, अगले दिन चौबे जी सुबह सुबह 5 बजे उठकर गंगा घाट पर नहाने लगे और हलवाई का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद उन्हें हलवाई नजर आया तो वो जल्दी से नहाकर बाहर आ गए और फिर कुछ देर पूजा करने के बाद हलवाई से बोले, ला भाई हलवा दे, सुबह सुबह गरम गरम हलवा खाकर आज तो मजा ही आ जाएगा। चौबे जी के कहते ही हलवाई ने उन्हें हलवा दे दिया। चौबे जी ने हलवा चखा और फनफनाते हुए बोले, ये क्या, ये तो बिल्कुल ठंडा है। ठंडा हलवा खाकर तो मेरा गला ही अकड़ने लगा है। तू कैसे बासी हलवा लेकर आया है? चौबे जी का गला पूरी तरह से अकड़ गया, उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। चौबे जी की हालत को देखकर हलवाई बोला, क्यों चौबे जी, अब तो रोज माँ गंगा को बासी दूध जलेबी बासी मिठाई खिलाते हो, तब माँ को कितना कष्ट होता होगा, आज पता लगा आपको। हलवाई के इतना कहते ही वहाँ और दुकानदार भी आ गए जिन्हें चौबे जी ने ठगा था। मुझे आप सब माफ कर दीजिए, अब मैं कभी किसी को मूर्ख नहीं बनाऊंगा। चौबे जी सभी दुकानदार से माफी मांगकर फटाफट अपना सामान समेटकर अपने घर की ओर भागी, जिसे देखकर दुकानदार ठहाके मार के हंसने लगे। गांव में एक श्यामू नाम का महान पंडित रहता था। बड़े बड़े राजा भी श्यामू की बुद्धिमानी के आगे सर झुकाते थे। एक शाम श्यामू अपने तालाब के पास टहल रहा था। मंद मंद हवा चल रही थी। गांव की औरतें कुएं से पानी लेकर अपने घरों की ओर जा रही थी कि तभी तालाब के पास बैठे श्यामू की नजर दूर से आते राजा के बेटे युवराज पर पड़ी। अरे यह क्या, राजा का बेटा इस तरह से भागते हुए कहाँ जा रहा है, और वह भी बिना घोड़ा गाड़ी के। श्यामू चकित होकर महाराज के किशोर पुत्र युवराज को एक टक देख रहा था, जो उसकी तरफ बड़ी ही तेजी से चलते हुए आ रहा था। श्यामू के लिए ये चौंकाने वाला था कि महाराज का बेटा गांव में पैदल चलता हुआ इस तालाब तक आया, लेकिन ये सच था। कुछ ही देर में राजा का बेटा श्यामू के सामने खड़ा था। श्यामू ने उसकी ओर देखा तो युवराज हाफ सा रहा था। तेज चलने के कारण उसकी सांसें फूल गई थी। युवराज ने श्यामू के पास पहुंचकर उन्हें नमस्कार किया। श्यामू ने युवराज की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है युवराज, गांव की सैर के लिए निकले हो? युवराज ने अपनी सांसों पर काबू पाते हुए कहा, पंडित जी, मुझे कोई सच सा लगने वाला ऐसा झूठ बताइए जिससे बड़ा कोई दूसरा झूठ ना हो। युवराज की बात सुनकर श्यामू भौचक्का रह गया, लेकिन वो ये भी समझ चुके थे कि जरूर कोई ऐसी घटना हो गई है जिससे युवराज परेशान हैं और खुद चलकर उनके पास आए हैं। ऐसे में श्यामू ने युवराज से पूछा, अरे ऐसा क्या है युवराज, अचानक आपको यह क्या सूझी कि एक झूठ की तलाश में गांव चले आए? युवराज ने श्यामू की तरफ देखा और कहा, बस पंडित जी, मुझे आप कोई ऐसा झूठ बताइए
जिसकी कोई काट ना हो। श्यामू ने युवराज की बेचैनी भांप ली और उसका कंधा थपथपाते हुए बोले, युवराज, आपको झूठ सुनना है तो मैं फिर जरूर सुनाऊंगा, लेकिन यदि आप मुझे बता दें कि आप यह झूठ क्यों सुनना चाहते हैं तो शायद मैं आपके लिए ज्यादा अनुकूल झूठ बता पाऊं। श्यामू की बात सुनकर युवराज थोड़ा सोच में पड़ गया, जिसको देखकर श्यामू ने फिर से कहा, आइए घर चलते हैं, वहीं बैठकर बातचीत करते हैं और वहां मैं आपकी जरूरत समझकर आपको कोई झूठ भी बता दूंगा। श्यामू अपने साथ युवराज को लेकर अपने घर आ गए और फिर घर आकर श्यामू ने अपनी पत्नी को आवाज देकर युवराज के लिए मिठाई और लस्सी मंगवाई। जलपान करके युवराज ने फिर श्यामू से कहा, पंडित जी, शाम ढल रही है, महल में मेरे ना होने से वहां सभी चिंतित होंगे। कृपया मुझे कोई ऐसा झूठ बताइए जिससे बड़ा झूठ कोई दूसरा मुझे नहीं सुना सके। युवराज, पहले आप मुझे बताइए कि आप ऐसा झूठ क्यों सुनना चाहते हैं। मुझे पूरी बात बताइए, तभी मैं आपकी कोई सहायता कर सकूंगा। पंडित जी, आज सुबह मैं दीवान और नगर सेठ के पुत्रों के साथ बाजार गया था। वो दोनों मेरे मित्र हैं और सहपाठी भी। हम तीनों बाजार में मटर गश्ती करते हुए इधर उधर की बातचीत कर रहे थे। थोड़ी देर में ही बातें झूठ पर टिक गई। सभी तरह तरह की झूठी गप्पें हाँकते और हंसते। इसी तरह बात बात में हम तीनों बहुत जोश में आ गए और हमने शर्त लग गई कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। युवराज अपनी बात कहता कहता बीच में ही रुक गया। युवराज को इस तरह से चुप देखकर श्यामू को ये बात समझ आ गई थी कि बात यहीं खत्म नहीं हुई है। उन्होंने युवराज से कहा, युवराज, आप चुप हो गए, आगे क्या हुआ बताइए, नहीं तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। युवराज ने झिझकते हुए कहना शुरू किया, पंडित जी, इसके बाद दीवान के पुत्र ने सबसे पहले झूठ सुनाना शुरू कर दिया। उसने कहा, आज से 100 साल पहले मेरे परदादा यहाँ के राजा थे और आज जो मिथिला नरेश है उनके परदादा बहुत गरीब थे, निर्धन। इधर उधर टहल टिकोला करते उनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन वो मेरे परदादा के पास आए, जिससे कि राजकोष में उनकी परवरिश के लिए एक निश्चित रकम वेतन के रूप में मिल सके। मेरे परदादा को उन पर दया आ गई और उन्होंने उन्हें हुक्का भरने के लिए काम पर अपने पास रख लिया। युवराज ने आगे कहा, क्या कहूं पंडित जी, उसकी गप सुनते ही मेरी मति मारी गई और मुझे गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में बोल पड़ा, झूठ, बिल्कुल झूठ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मिथिला नरेश का वंश वृक्ष राजमहल में उपलब्ध है, जिसमें साफ लिखा है कि वर्तमान नरेश के पिता कौन थे, उनके पिता के पिता, पितामह के पिता, पर पितामह के पिता, वृद्ध पर पितामह के पिता, यानी सुदूर अतीत से लेकर वर्तमान तक का ब्यौरा है। चाहो तो देख लो। अब मैंने कब कहा कि सच कह रहा हूं? अरे यार, बात तो झूठ की थी। लो, मैंने सुना दिया सबसे बड़ा झूठ। अब निकालो 100 स्वर्ण मुद्राएं। और जब चूंकि शर्त में हार गया था, इसलिए मैंने दीवान के पुत्र को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। श्यामू ध्यान से युवराज की पूरी बात सुन रहा था। उन्होंने युवराज की ओर देखा और पूछा, फिर क्या हुआ युवराज? पंडित जी, इसके बाद नगर सेठ के पुत्र ने झूठ बोलना शुरू किया। उसने कहा कि एक बार राज्य में भयंकर बाढ़ आई हुई थी, सारे खेत खलिहान डूब गए थे, गांव के लोग जीवन रक्षा के लिए पलायन कर गए। यही हाल नगर का था। नगरवासी भी बाढ़ की विनाश लीला से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर आ चुके थे। नगर में केवल मेरा परिवार बचा रह गया था, या फिर महाराज का। चूंकि मेरा परिवार व्यापार से धन अर्जन करता है, इसलिए हमारे पास अनाज का अकूत भंडार था, जो हमारे भवन के सबसे ऊपरी तल्ले पर रखा गया था, ताकि बाढ़ का पानी हमारे भवन में प्रवेश करे तो अनाज को कोई नुकसान न पहुंचे। बाढ़ के कारण राजभवन के छोटे छोटे कर्मचारी भाग चुके थे। एक दिन बाढ़ का पानी राजभवन में घुस ही गया और देखते देखते राजभवन का अन्न भंडार पानी में डूब गया। इसके बाद राजभवन के लोग भूख से बिलबिलाने लगे। तब महाराज स्वयं मेरे पिता के पास आए
और अपना अंग वस्त्र उनके सामने फैलाकर विनती की कि सेठ जी दया करके हमारे महल में अनाज की कुछ बोरियां भिजवा दीजिए, भगवान आपकी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि महाराज ठीक वैसे ही बोल रहे थे जैसे भिखमंगे भीख मांगने के लिए बोलते हैं, गुहार लगाते हैं। बस पंडित जी फिर क्या, इतना सुनते ही मुझे फिर से गुस्सा आ गया और मैं नगर सेठ के बेटे पर टूट पड़ा और उसका गला दबाते हुए मैं चीखने लगा। शर्म नहीं आती तुम्हें महाराज के प्रति ऐसा झूठ बकवास करते हुए? तुम्हारे पिता जैसे 1000 व्यापारी मिलकर भी मिथिला नरेश की संपदा की बराबरी नहीं कर सकते, समझे तुम? नगर सेठ के पुत्र ने विनम्रता पूर्वक अपना गला युवराज से छुड़वाते हुए कहा। क्रोधित ना हो युवराज, बात तो झूठ कहने की थी। मुझे खुशी है कि मैं आपको सबसे बड़ा झूठ सुना दिया। अब आप अपनी जेब ढीली करें, आप सर हार गए, इसलिए निकालिए 100 स्वर्ण मुद्राएं। युवराज ने लंबी सांस ली और फिर श्यामू की ओर देखते हुए कहा, बस पंडित जी, शर्त के अनुसार मैंने 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और उन्हें यह कहकर वापिस आ गया कि शाम होने को है, मैं अपनी तरफ से झूठ कल सुनाऊंगा। इसके बाद पंडित जी मैं आपको खोजता हुआ तालाब के पास पहुंच गया। मैं मुश्किल में हूं पंडित जी, क्योंकि 200 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष की हैं। यदि इन्हें कोषागार में नहीं डाला गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह पाऊंगा। इसलिए पंडित जी बस आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। श्यामू से इतना कहकर युवराज ससकने लगा। श्यामू अपनी जगह से उठकर युवराज की पीठ थपथपाते हुए बोले, शांत हो जाए युवराज, अभी आप घर जाएं, विश्राम करें। कल मैं आपके साथ भेष बदलकर चलूंगा और मैं झूठ सुनाऊंगा उन्हें। आपको 200 स्वर्ण मुद्राओं के स्थान पर उनसे 400 स्वर्ण मुद्राएं दिलवाऊंगा, आप चिंता ना करें। हाँ, कल जब मैं आपके साथ चलूं तो आप अपने मित्रों से मेरा परिचय यह करते हुए कराएं कि ये मेरे मामा हैं। यह सब कहते हुए आप बिल्कुल नहीं घबराएं, बाकी मैं संभाल लूंगा। युवराज अस्वस्थ होकर श्यामू के घर से राजमहल वापस लौट गया। दूसरे दिन युवराज के साथ श्यामू बाजार पहुंचा। थोड़ी ही देर में दीवान का पुत्र और नगर सेठ का पुत्र भी वहां पहुंच गया। दोनों आपस में बात करते हुए बोले, कल तो हमने झूठ बोलकर युवराज से 100 स्वर्ण मुद्राएं जीत ली थी। अहो ब्रजेश, शायद आज भी हम पर कुछ लक्ष्य में कृपा हो जाए। नगर सेठ पुत्र और दीवान पुत्र दोनों ही बाजार के बीचों बीच बने चबूतरे के पास आए, जहां बाजार में आए लोग अक्सर जरूरत पड़ने पर विश्राम करते थे। कुछ देर बाद युवराज भी अपने मामा बने श्यामू के साथ बाजार के इस चबूतरे पर आ पहुंचे। इसके बाद युवराज ने अपने मित्रों का परिचय अपने मामा बने श्यामू से करवाया। और कैसे हो मित्रों, इनसे मिलो, यह है मेरे मामा। इनसे तो हम अपना परिचय कर ही लेंगे, लेकिन तुम यह बताओ कि आज के झूठ के लिए तुम तैयार हो? हाँ युवराज, कहीं ऐसा ना हो कि आज फिर हम तुमसे 100 स्वर्ण मुद्राएं घर लेकर जाएं। युवराज के मित्र उतावले हो रहे थे कि युवराज आज सफल नहीं होंगे और उन्हें फिर से 100-200 स्वर्ण मुद्राएं बैठे बिठाए हाथ लग जाएंगी। इसलिए बिना मामा पर ध्यान दिए दोनों ने युवराज से कहा, अब सुनाओ अपने सबसे बड़ा झूठ। क्यों ना हम इस झूठ की प्रतियोगिता में मामा जी को भी शामिल कर लें। युवराज के ये कहते ही दीवान पुत्र और नगर सेठ के पुत्र ने श्यामू पर दृष्टि डाली। श्यामू ने अपना वेश बिल्कुल गवारों की तरह बना रखा था। दोनों ने श्यामू को देखकर सोचा, ये तो गवार लग रहा है, ये भला क्या ही झूठ सुनाएगा। शामिल होने देते हैं इन्हें भी, क्या पता इनकी गांठ से भी कुछ स्वर्ण मुद्राएं आज हमें मिल जाएगी। फिर दोनों ने एक साथ कहा, कोई बात नहीं राज, इन्हें भी शामिल कर लो, मगर शर्त इन्हें भी बता दो, सबसे बड़ा झूठ यदि नहीं बोल पाए तो इन्हें 200 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेंगी। युवराज ने चौंक कर पूछा, 200 स्वर्ण मुद्राएं क्यों? कल तो शर्त 100 स्वर्ण मुद्राएं पर ही लगी थी। कल की बात कल गई, आज तो शर्त यही लगेगी। युवराज कुछ कहता कि उससे पहले युवराज के मामा बने श्यामू ने कहा, मुझे आप लोगों की शर्त मंजूर है। अब आप लोग बताएं, पहले कौन झूठ सुनाएगा?
युवराज को भरोसा हो चुका था कि अब कमान श्यामू के हाथ में आ चुकी है, इसलिए युवराज चुप रहा कि तभी दीवान पुत्र बोला, आप युवराज के मामा हैं तो हमारे भी मामा ही तो हैं। आप ही पहले सुनाइए झूठ, लेकिन याद रहे झूठ ऐसा हो जिसका तोड़ ना हो, वरना याद रहे आपको 200 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेगी। दीवान पुत्र की बात पूरी होती उससे पहले ही श्यामू ने अपनी जेब से एक थैली निकाली और उनके सामने थैला खोलते हुए कहा, यह देखिए, इस थैली में स्वर्ण मुद्राएं हैं। मैं तो ठहरा गंवार आदमी, थैली में युवराज को थमा देता हूँ। यदि मैं झूठ न सुना सकूं, तब युवराज तत्काल आप दोनों को 200 स्वर्ण मुद्राएं इस थैली से निकाल कर दे देंगे, ठीक है ना? श्यामू की बात सुनकर युवराज के दोनों मित्र प्रसन्न हो गए। इसके बाद श्यामू ने कहना शुरू किया, मेरे दादा के पास एक घोड़ा था, 10 गज ऊंचा घोड़ा। मेरे दादा के गांव में एकमात्र ऐसी जगह थी जहां यह घोड़ा बांधा जा सकता था। इतना कहते ही श्यामू चुप हो गए और तब दोनों मित्रों ने उत्सुकता दिखाते हुए पूछा, कौन सी जगह थी वह? वह जगह थी गांव के 300 साल पुराने बट वृक्ष की छतनार डालियों के नीचे, क्योंकि हमारे इलाके में आम घरों की ऊंचाई 2 गज होती थी और पेड़ भी बहुत हुए तो 3-4 गज ऊंचे बस, और घोड़ा 10 गज का। श्यामू अपने चेहरे के हाव भाव के साथ साथ अपने कहने के अंदाज में भी उतार चढ़ाव लाते रहते, जिसके कारण सभी बड़े ध्यान से उनकी कहानी सुन रहे थे। अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए श्यामू ने कहा, और फिर कुछ दिनों में ही घोड़े के शरीर पर एक बट वृक्ष पैदा हो गया। घोड़े की पीठ पर उगे बट वृक्ष की डाली 3-4 मील तक आकाश में फैल गई। मेरे दादाजी ने उन डालों पर 10 फीट मिट्टी डलवा दी। इस तरह दादाजी ने घोड़े की पीठ पर उगे बट वृक्ष को 3 मील लंबे और 3 मील चौड़े समतल भूतल के रूप में बदल दिया और वे उस पर खेती करने लगे। सिंचाई की आकाशी व्यवस्था थी, मतलब कि जहां कहीं भी पानी बरसता दादाजी घोड़े को वहां ले जाते। घोड़े के साथ साथ खेत में भी वर्षा वाले स्थान पर पहुंच जाता और खेत में लगी फसल की सिंचाई हो जाती। इतना कहकर श्यामू फिर से चुप हो गए। सभी युवक अब तक उनकी इस अजीबोगरीब दिलचस्प कहानी को बड़े गौर से सुन रहे थे। उन्हें चुप देखकर दीवान के बेटे ने पूछा, फिर क्या हुआ मामा जी? फिर क्या? एक बार दादाजी के राज में भयानक सूखा पड़ा। खेत में दूर दूर तक हरियाली झुलस गई। लोग त्राहि त्राहि करने लगे, लेकिन घोड़े के पीठ पर उगे बट वृक्ष पर बने खेत की फसलें लहलहा आ रही थी। जहां कहीं भी बरसात होती दादाजी घोड़े की पीठ पर सवार होकर घोड़े को वहां ले जाते। सारे राज्य में अनाज भंडार खत्म हो गया, लेकिन हमारे दादा का अनाज भंडार ठसाठस भरा हुआ था। सूखे के कारण जो तबाही पैदा हुई थी उससे नगर सेठ के दादा और दीवान जी के दादा भी प्रभावित हुए थे। एक दिन वो मेरे दादाजी के पास आकर रोने लगे और बताने लगे कि उनका परिवार अनाज के अभाव में भूखा मर रहा है। उनका रोना सुनकर मेरे दादाजी को दया आ गई और उन्होंने दीवान के दादा को 1000 मन गेहूं और 1000 मन चावल और 500 मन दाल देकर उनका कागज बनवा लिया था कि जब उनके पास इतना अनाज हो जाए तब मेरे दादाजी को वो अनाज वापस कर देंगे। मेरे दादाजी ने नगर सेठ के दादाजी को भी इतना ही अनाज दिया और उसके दस्तावेज बनाकर उनके अंगूठे का निशान लगवा लिया कि जब उनका अनाज वापस मिल जाएगा तब वो दस्तावेज नष्ट कर देंगे। तब से हमारी 2 पीढ़ियां गुजर गई और अब वो दस्तावेज मेरे पास आया है। नगर सेठ और दीवान ने अब तक हमारे दादाजी का अनाज वापस नहीं किया है। दीवान और नगर सेठ के पुत्र ने जब श्यामू की कथा सुनी तो वे युवराज की तरफ देखते हुए बोले, कसम से यह आदमी झूठा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। भला 10 गज का भी घोड़ा हो सकता है। उटपटांग बातें कहकर तुम्हारे मामा जी हमारा अपमान कर रहे हैं। अच्छा, यदि मेरी बातें झूठ है तो निकालो 200 स्वर्ण मुद्राएं, नहीं तो मैं निकालता हूँ तुम्हारे दादाजी के दस्तावेज। श्यामू की बात सुनकर दीवान पुत्र और नगर सेठ पुत्र दोनों ही झेप गए। वे शर्त हार चुके थे।
200 स्वर्ण मुद्राएं देना उनके वश की बात नहीं थी। इसलिए दोनों ही युवराज के सामने गिड़गिड़ाने लगे। युवराज का दिल भी अपने मित्रों की बेबसी पर पिघल गया और उन्होंने श्यामू से कहा, जाने दीजिए मामा जी। जाने तो दूंगा युवराज, यदि ये दोनों आपकी स्वर्ण मुद्राएं लौटा दें और यह संकल्प ले कि भविष्य में इस तरह की शर्तें वो किसी के साथ भी नहीं लगाएंगे तब। नगर सेठ और दीवान के पुत्र ने युवराज से जीती गई रकम युवराज को लौटा दी और श्यामू के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, मामा जी, हम इस तरीके के शर्त कभी नहीं लगाएंगे, हमें क्षमा करें। हम आपको वचन देते हैं कि भविष्य में धन प्राप्ति के लिए हम एक सही मार्ग की तलाश करेंगे। इसके लिए हम शर्त लगाने या जुआ खेलने की कल्पना भी नहीं करेंगे। उनकी बात सुनकर श्यामू खुश होकर तीनों युवकों को मिठाई की दुकान पर ले गया और वहां पर उन तीनों को जी भर कर मिठाई खिलाई और खुद भी जी भर कर मिठाई खाई।